हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ब्रीफ यूपीएससी। आज सैटरडे है एंड सैटरडे को हमारा एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज है और ये फिफ्थ वीडियो है। टॉपिक था हमारा राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता एम्पायर, लाइफ इन गुप्ता एज एंड हर्ष एंड हिज टाइम्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे हमेशा की तरह सेम डायरेक्शन, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, with reference to the Gupta administration, consider the following statements. First, the office of Kumara Matya was generally held only by members of the royal family. Second, during the Gupta period, some administrative offices became hereditary. Third, land grants to Brahmanas and officials contributed to decentralization of authority. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 एंड 3 ओनली। हमारे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि गुप्ता पीरियड के दौरान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे धीरे धीरे करके हेरिडिटेरी हो गए। हेरिडिटेरी से मतलब है कि अभी उनके फादर हैं, उनके फादर के बाद उनके बेटे को वो मिलेगी, देन उसके बाद उनके बेटे को, एंड ये प्रोसेस जो चलती रहती है। ठीक है। दूसरा, लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा मिलने लगे थे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पे, एंड इसी की वजह से धीरे धीरे करके डिसेंट्रलाइजेशन जो है अथॉरिटी की होना शुरू हो गई थी। जो पहला स्टेटमेंट है कि कुमार या मात्य की जो पोजीशन हुआ करती थी उसको सिर्फ रॉयल मेंबर्स एज्यूम करते थे, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि कुमार या मात्य की जो पोजीशन हुआ करती थी वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को मिलती थी, तो वो जरूरी नहीं था कि वो किसी प्रिंस को मिले। क्वेश्चन टू, which one of the following best explains why the Gupta period is often described as a phase of political integration rather than complete political unity? A. The Guptas directly administered the entire Indian subcontinent. B. Several frontier kingdoms and feudatories accepted Gupta suzerainty. I'm really sorry, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया मुझसे, यहाँ पर sovereignty होना था, while retaining internal autonomy. C. The Guptas abolished all regional kingdoms. And D. Their authority was confined only to the Gangetic plain. आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि क्यों गुप्ता पीरियड को पॉलिटिकल इंटीग्रेशन वाले फेस क्यों कहा जाता है रादर देन कंप्लीट पॉलिटिकल यूनिटी, है ना। उसका कारण ये था कि गुप्ता के टाइम पे काफ़ी सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, उन सभी ने गुप्ता रूलर्स की सोवरेनिटी को माना था, लेकिन उन्होंने अपनी जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी उसको कम्प्लीटली डिसरिगार्ड नहीं किया था। पहला स्टेटमेंट जो था गुप्ता डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट द एंटायर सबकॉन्टिनेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। इनका अगर आपने मैप देखा हो गुप्ता का, तो इनका पूरे ऑल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। गुप्ताज ने के सभी रीजनल किंगडम्स को अबॉलिश कर दिया, तो ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट जो था देयर अथॉरिटी वाज कन्फाइंड ओनली टू द गंगेटिक प्लेन, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि गुप्ता का जो एम्पायर था वो बियॉन्ड गंगेटिक प्लेन्स था, ना कि सिर्फ गंगेटिक प्लेन तक। एंड थर्ड, consider the following statements regarding the economy during the Gupta period. First, gold coins issued by the Guptas indicate flourishing long distance trade throughout the period. Second, decline in Roman trade gradually affected the volume of gold inflow into India. Third, land grants increasingly became an important source of revenue assignment. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 एंड 3 ओनली। हमारे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है क्योंकि सिर्फ गोल्ड कॉइन से आप ये नहीं बोल सकते कि उनकी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिशिंग थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको और भी कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है देखने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने रोमन ट्रेड की बात करी है ना, तो जिससे हो सकता है कोई रोमन कंट्री का कोई एविडेंस हमको वहाँ पे मिलना चाहिए था गुप्तास के टाइम पे, है ना, और कुछ गुप्ता के टाइम का हमको रोमन एम्पायर में कुछ एविडेंस मिलना चाहिए था, तो जिससे प्रूफ होता है कि उनकी लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिशिंग थी। तो आप सिर्फ पर्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स के इशू से नहीं बोल सकते हो। ठीक है। रोमन ट्रेड जैसे जैसे इंडिया के साथ डिक्लाइन होते जा रही थी, इंडिया में जो गोल्ड का इन्फ्लो था वो भी जो है कम होते जा रहा था। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है गुप्तास के टाइम पे। एंड जो लैंड ग्रांट्स था वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे लैंड ग्रांट जो था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, स्पेशली टू द रिलीजियस पर्सन, लाइक जो ब्राह्मण्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा लैंड ग्रांट जो है गुप्तास के टाइम पे मिलना भी शुरू हुए थे। तो हमारा सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। Question 4. With reference to social life in the Gupta age, consider the following statements. First, the Dharmashastra tradition gained greater influence over social norms. Second, foreign travelers described women as enjoying unrestricted participation in public administration. Third, the practice of untouchability became more pronounced in textual sources. Which of the statements given above is or are correct?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है। गुप्ता एज के टाइम पे जो धर्मशास्त्रों की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो मतलब सोशल नॉर्म्स जो धर्मशास्त्र में लिखा होगा वैसे ही सोसाइटी जो है चलेगी, ये चीज़ें होने लगी थी। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। गुप्ता एज के टाइम पे एक न्यू अनटचेबिलिटी वाली एक नई कैटेगरी बना दी थी जिनको बोला जाता था चंडाल्स। इनको गांव के बाहर पहाड़ों में रहना पड़ता था, है ना। और जब भी विलेज में एंटर करते थे तो इनको एक लकड़ी का सॉरी इनको एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकना पड़ता था ताकि लोग देख लें कि भाई ये लोग आ रहे हैं तो इनसे दूर हो जाना है। तो ये वाली जो इविल प्रैक्टिस थी वो गुप्ता एज के टाइम पे काफी बढ़ गई थी। दूसरा स्टेटमेंट जो था कि फॉरेन ट्रैवलर्स ने वुमेन को काफी ज्यादा अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन के तौर पे दिखाया गया है गुप्ता एज में कि किस तरीके से वुमेन जहाँ चाहे वहाँ पार्टिसिपेशन कर सकती थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब गुप्ता एज के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था? फाहियान, है ना। फाहियान है तो उसके अकाउंट पे कहीं भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि वुमेन ने बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन किया है किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, with reference to Harshvardhan, consider the following statements. First, Harsh belonged to the Pushyabhuti dynasty. Second, his capital was shifted from Thaneshwar to Kannauj. Third, his southern campaign ended in defeat against Pulkishin II. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। हर्ष जो थे, हर्षवर्धन, वो पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इनकी जो कैपिटल पहले थानेश्वर थी, बाद में जब कन्नौज को कैप्चर किया तो कन्नौज शिफ्ट हो गई थी उनकी इंपीरियल कैपिटल। एंड हर्षवर्धन जो थे वो साउथ की तरफ भी जाना चाह रहे थे। जो था वो नॉर्दर्न इंडिया में ही कंटेन्ड था, तो ये जो है थोड़ा साउथ की तरफ जाना चाह रहे थे। बट बीच में जो सेंट्रल इंडिया था यहाँ पर तो नर्मदा रिवर के बियॉन्ड ये वहां पर जा ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ पुलकेशिन टू। यूपीएससी में ना आप प्रीवियस ईयर देखेंगे क्वेश्चन तो उसमें कई जगह पे आपको ये वाला एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन मिलेगा कि हर्षवर्धन को किस रूलर ने बियॉन्ड नर्मदा रिवर साउथ की तरफ कनक्वेस्ट करने से रोका था। तो उसमें नाम ध्यान रखिएगा, वो पुलकेशिन टू थे। Question 6. The Allahabad pillar inscription of Samudragupta provides information regarding: first, his music composition; second, his policy towards frontier kingdoms; third, his performance of the Ashwamedh sacrifice. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है उनकी किंगडम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को कंपोज किसने किया था, तो ये किया था हरिसेन ने, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। इसमें उनकी म्यूजिक कंपोजिशन नहीं, मिलिट्री कंपोजिशन थी। ठीक है। एंड उनके जो अश्वमेध सेक्रीफाइस के परफॉर्मेंसेस थे उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें मेंशन नहीं थी। उन्होंने परफॉर्मेंस जरूर की थी बट इस पर्टिकुलर पिलर में उस चीज के बारे में कोई मेंशन नहीं था। Question 7. With reference to Nalanda Mahavihar, which of the following statements is not correct? A. It received patronage from Gupta rulers as well as Harshvardhan. B. Swanjang studied and taught at Nalanda. C. Admission to Nalanda was reputed to be rigorous. And D. Nalanda was established by Harshvardhan. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमसे यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था, है ना, किसके बारे में? नालंदा महाविहार के बारे में। नालंदा को हर्षवर्धन ने स्टैब्लिश नहीं किया था, इसको कुमार गुप्त ने स्टैब्लिश किया था। कुमार गुप्त। ठीक है, बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी। नालंदा जो था उसको बहुत सेंचुरी से रॉयल पैट्रोनेज मिलता आ रहा था, चाहे वो गुप्ता रूलर्स हो या उनके बाद वाले हो। एंड प्लस हर्षवर्धन से भी मिला हुआ था। शुआनजांग जो थे उन्होंने नालंदा में पढ़ाई की थी। अब आपके दिमाग में किसी को याद ना हो कि एक और किसका नाम है तो मैं आपको बता दूं, जो ह्यून टी जैंग थे उन्हीं का ही नाम दूसरा शुआनजांग है। ठीक है। एंड ऑब्वियसली नालंदा में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था, उसके लिए काफ़ी जो है पहले कठिन परीक्षा होती थी, उसके बाद ही जो है वहाँ पर एडमिशन जो है मिलता था। इट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू।
हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट ने ही लिखी थी, एकदम एकदम करेक्ट है। रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी थी, ये भी करेक्ट है। एंड जो मुद्रा राक्षस है ये कालिदास जी ने नहीं लिखी थी, ये विशाखा दत्त ने लिखी थी, है ना। क्वेश्चन 9, with reference to the Gupta gold coins, which of the following statements is not correct? A. They depict different royal achievements and rituals. B. They indicate the importance of gold in the Gupta monetary system. C. They were issued only by Samudragupta. And D. They provide valuable evidence for Gupta political history. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमसे अगेन यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, किससे रिलेटेड, गुप्ता गोल्ड कॉइन से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली सिर्फ समुद्रगुप्त ने बस इशू नहीं किए थे गोल्ड कॉइन्स, इनके अलावा जो बाकी के जो रूलर्स थे, चाहे वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो, सेकेंड हो, कुमार गुप्त हो, इन सभी ने जो है गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। ठीक है, अब इनके गोल्ड कॉइन्स में इनकी जो रॉयल अचीवमेंट्स हुआ करते थे, जो रिचुअल सिंबल साइंस हुआ करते थे, वो सभी उसमें वो डिपिक्ट कराते थे। इवन किंग की जो इमेजेस रहती थी वो भी गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स में देखने को मिल जाती थी। क्वेश्चन 10, consider the following statements regarding the accounts of Xuanzang. First, he visited India during the reign of Harshvardhan. Second, he described Prayag assemblies organized by Harsh. Third, he stated that Harsh maintained a large standing army throughout his reign with the support of feudatories. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है शुआनजैंग के से रिलेटेड करेक्ट है, कि शुआनजैंग ने हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया में विजिट किया था। उन्होंने प्रयाग असेंबलीज के बारे में भी लिखा हुआ था जो हर्ष ऑर्गेनाइज करते थे टाइम टू टाइम। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि हर्ष की एक बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी जो कि वो फ्यूडेटरीज के सपोर्ट के साथ मिलकर बनाते थे। क्वेश्चन 11, with reference to the reign of Harshvardhan, which of the following statements is not correct? A. Harsh convened religious assemblies at Kannauj and Prayag. B. Banbhat served in the court of Harsh. C. Harsh exercised effective political control over the entire Deccan Plateau. And D. Xuanzang has left a detailed account of Harsha's reign. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन सी गलत है कि हर्ष का डेक्कन के बियॉन्ड भी पॉलिटिकल कंट्रोल था, एकदम गलत स्टेटमेंट है। हर्ष जाना चाहते थे बियॉन्ड नर्मदा रिवर, बट उनको किसने रोक लिया था? पुलकेशिन टू ने। ठीक है, क्वेश्चन 12, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नन। ये तीनों ही जो है करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट मैच है। हरिसेन ने जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई है। हरिसेन ने कौन सी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना कि जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये आपके रुद्रमण फर्स्ट से रिलेटेड है, जिसमें उनके सुदर्शन लेक को रिपेयर कराने के बारे में लिखा हुआ है। फाहियान चंद्रगुप्त के टाइम पे नहीं आए थे। फाहियान किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त टू। ठीक है, एंड हुआन टी सैंग जो थे वो अगेन रुद्रमण के टाइम पे नहीं आए हुए थे। वो किसके टाइम पे आए हुए थे? किंग हर्ष, या आप उनको हर्षवर्धन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 13, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। ये तीन सभी चारों जो है एकदम सही ऑर्डर पे ऑलरेडी है। समुद्रगुप्त जो थे इनका टाइम पीरियड 35 से 375 बीसीई सॉरी सीई तक था। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे, और उस समय का टाइम पीरियड जो था वो था 399 टू 414 सी। हर्षवर्धन जो थे उनका रीन था 606 टू 647 सीई, एंड जो शुआनजैंग थी उनके ही टाइम पे आए हुए थे जब उनका टाइम चल रहा था 630 टू 644 सी। ठीक है, with reference to the Gupta age, which of the following statements is not correct?
A. Sanskrit literature received significant royal patronage. B. Land grants to religious institutions declined sharply compared to early periods. C. Temple architecture witnessed notable development. And D. The Gupta period witnessed important developments in astronomy and mathematics. हमसे यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था, तो वो है करेक्ट ऑप्शन बी। लैंड ग्रांट्स डिक्लाइन नहीं हुए थे, उल्टा इंक्रीज हो गए थे बहुत ज़्यादा गुप्ता एज के टाइम पे। ठीक है, इनके टाइम पे संस्कृत लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश किया क्योंकि इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया था। तो संस्कृत में काफ़ी सारे लिटरेचर्स देखने को मिले, जैसे कि आर्यभट्टी की आर्यभट्टियम थी, वो देखने को मिली। कालिदास जी की अभिज्ञान शकुंतलम थी, मेघदूत थी, रघुवंशा थी। विशाखा दत्त ने जो मुद्रा राक्षस थी वो भी गुप्ता एज के टाइम पे ही लिखी थी, है ना। एंड जो हरिसेन ने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी लिखी थी वो भी इसी लैंग्वेज में ही थी। ठीक है, तो इसी वजह से गुप्ता एज जो रहती है, गुप्ता एज जो थी उसको गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, गुप्ता के टाइम पे ही एक्चुअल टेम्पल स्ट्रक्चर बनना शुरू हुए। पहले नॉर्मली रॉक कट टेम्पल्स बनते थे, गुप्ता के टाइम पे ही नगर स्टाइल टेम्पल जो थी वो उभर कर सामने आई। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आर्यभट्टी के आर्यभट्टियम के बारे में बात करी, तो उनके टाइम पे एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट गुप्ता एज में हुए थे। Consider the following statements. The Gupta rulers generally followed a policy of religious tolerance despite being predominantly Vaishnavas. Second, Harshvardhan initially followed Shaivism but later became a patron of Mahayana Buddhism. Third, both Fahian and Xuanzang visited India during the reign of Harshvardhan. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है क्योंकि फाहियान तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे एंड शुआनजांग बस जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। हर्षवर्धन जो थे वो पहले शैविज्म को फॉलो करते थे, बाद में उन्होंने महायान बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। एंड गुप्ता रूलर्स जो थे भले ही वो वैष्णव्स थे बट उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करके रखा हुआ था, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के जो भी लोग थे वो आराम से गुप्ता किंग्स के एम्पायर में रह सकते थे। ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। हमारा बस एक टॉपिक और बचा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, देन वी विल मूव टू मिडिएवल हिस्ट्री आफ्टर द नेक्स्ट सैटरडे के लिए। वो है पल्लवाज ऑफ कांची, चालुक्याज ऑफ बादामी, कालबर ऑफ रिवॉल्ट, डेवलपमेंट इन फिलोसफी एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक कीजिएगा एंड दूसरे एस्पिरेंट के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।